राम राम दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज जागलान आज आपके साथ एक विशेष मुद्दा लेके आपके समक्ष उस मुद्दों पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। तो आप थोड़ा समय निकाल के इस वीडियो को जरूर देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे मैं आज बात करने वाला हूँ, जिस विषय पर पिछले 15 से 20 दिनों से पूरा देश सुलग रहा है। पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं, पूरा देश इसी विषय पर चर्चा कर रहा है। और पिछले दिनों में मैंने हरियाणा में देखा है कि गांव, गली, मोहल्ले, चबूतरे, हर जगह एक ही चर्चा है, कृषि कानून 2020। और बहुत सारे बूढ़े लोगों को मैंने इसके बारे में चर्चा करते हुए सुना है, और वो कुछ गलत बातें और कुछ सही बातों पे चर्चा करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे उन साथियों को जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे इस विषय पे थोड़ी चर्चा की जाए, ताकि उनको कुछ इन बातों का पता चल सके। मैं आपको बहुत सरल भाषा में कुछ बातें बताने वाला हूं, और उन पे आप एक बार थोड़ा गौर करके सुनिए। आज का हमारा टॉपिक है कृषि कानून 2020। वर्तमान में कृषि कानून 3 कृषि कानून पारित हुए हैं, और उन्हीं वो 3 कृषि कानून जो हैं वो बहुत चर्चा में हैं, और उन पे हम बात करते हैं कौन कौन से हैं। पहला आपका है भी मुक्त बाजार। मुक्त बाजार का मतलब है कि वर्तमान में कृषि को मंडियों से स्वतंत्र कर दिया है। आप या किसान अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकता है, किसी भी राज्य में बेच सकता है, पूरे देश में कहीं बेच सकता है, किसी विदेशी कंपनी को अपना उत्पाद भी बेच सकता है, और इसको मुक्त बाजार नाम दिया है। और इस कानून का नाम है कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य कानून। कि कृषि का जो प्रोडक्शन, किसान जो उत्पादन करता है, उसको बेचने के क्या कानून रहेंगे, व्यापार एवं वाणिज्य के क्या कानून रहेंगे, वो कानून बनाए गए हैं। और दूसरा जो कानून बना है वो अनुबंध कृषि, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी सीधा किसान से आके कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और वो कॉन्ट्रैक्ट कृषि अनुबंध कृषि। मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा कानून का मतलब है कि कंपनी पहले ही मूल्य का आश्वासन देगी, पहले ही मूल्य बताएगी कि किसान के किसी उत्पाद को वो कितने रुपए में खरीदने वाली है, और कृषि सेवा कानून इसको नाम दिया गया है। ये आपका 2 नंबर कानून अभी जो आया है। और 3 नंबर कानून जो आया है वो आया है असीमित भंडारण। असीमित भंडारण आवश्यक वस्तु कानून जो पहले से था, उसमें संशोधन कर दिया है 2020 में। और उसमें संशोधन यही किया है कि कृषि उत्पाद आलू, प्याज जैसी कुछ किसान के उत्पादों को आवश्यक वस्तु से बाहर कर दिया है, और उनका अब जितना कोई भी चाहे उतना भंडारण कर सकता है। पहले भंडारण नहीं कर सकता था। ये 3 कानून हैं। पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें, ये दोनों कानून जहां तक मेरी सोच है किसान के लिए लाभदायक है। और ये एक कानून जो है ये जरूर कुछ समस्यात्मक है, और इन तीनों कानूनों पे हम विचार करेंगे। ये एक कानून ऐसा है जो वाकई समस्या उत्पन्न करेगा, आने वाले समय में कालाबाजारी को बढ़ा सकता है, या बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। लेकिन ये 2 कानून जहां तक मेरी नजरें हैं, जहां तक मेरे नॉलेज है, वहां तक ये दोनों कानून जो है वो किसान के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। ये एक कानून जरूर थोड़ा सा समस्यात्मक है। इन दोनों कानूनों में थोड़ी थोड़ी त्रुटियां हैं कानूनी, और विशेषज्ञों के विचारों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और आप उसको ध्यान से सुने। सबसे पहले मैं आपसे जिस बात पे चर्चा करने वाला हूं वो मुक्त बाजार पे बात करने वाला हूं। मुक्त बाजार का मतलब क्या है? मुक्त बाजार का मतलब यह है कि अब किसान अपना उत्पाद कहीं भी बेच पाएगा। पहले जो हमारे कानूनी बाध्यताएं थी, उनमें किसान को
अपना उत्पाद अपने ही एरिया में, अपने ही क्षेत्र में बेचना होता था। यदि वो किसी गाड़ी में लोड करके दूसरे स्टेट में या दूसरी जगह ले जाता था तो उसके ऊपर कानूनी अड़चन थी, और अब सरकार ने वो अड़चनें दूर कर दी हैं और अब इसको मुक्त बाजार नाम दिया गया है, कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य कानून नाम दिया गया है। इस कानून में क्या क्या है देखो आप, अब एक तो इसके फायदे देखते हैं। सबसे पहले इस कानून के लाभ क्या हैं। सबसे पहला लाभ ये है कि जैसे मानो बिहार में आलू उत्पन्न हुआ, पंजाब में आलू उत्पन्न हुआ, हरियाणा में आलू उत्पन्न हुआ, और जहां आलू उत्पन्न हो रहा है वहां आलू की कीमत कम है, क्योंकि वहां तो प्रत्येक किसान जो है वो आलू उत्पन्न कर रहा है, तो वहां जो है मांग जो है उससे आपूर्ति ज्यादा है, इसलिए वहां उत्पाद का मूल्य कम है। और यदि वही आलू केरल कर्नाटक में देखें तो वहां डिमांड ज्यादा है और आपूर्ति कम है, तो वहां मूल्य क्या होता है, ज्यादा होता है। तो पहले किसान को क्या करना होता था, वहीं पे अपना उत्पाद बेचना होता था। अब सरकार ने उसको ये छूट दे दी है कि आप अपना उत्पाद यहां से आलू लेके आप केरल में भी बेच के आ सकते हो, आपको कोई बीच में कोई कानूनी कुछ नहीं कह सकता। तो सबसे पहला इसका जो लाभ हुआ वो ये लाभ हुआ कि आप किसी भी बाजार में अपना उत्पाद बेच सकते हो। पहला लाभ किसका, मुक्त बाजार का, क्योंकि अब बाजार की कोई सीमाएं नहीं रही, सीमाओं से मुक्त कर दिया, पहला लाभ इसका। दूसरा देखिए आप, किसान जो है वो अपने राज्य में या दूसरे राज्य में जहां बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के कोल्ड स्टोरेज हैं, भंडार गृह हैं या पर संस्करण इकाइयां हैं, उन इकाइयों में डायरेक्ट बेच सकता है। पहले ये कार्य आड़तियों के थ्रू होता था। आड़ती जो होते हैं उनको बिचौलिए भी कहते हैं। ये जो परंपरा है ये विशेष रूप से उत्तरी हरियाणा में ज्यादा प्रबल है। आड़ती का मतलब जो है भाई, सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज को आप जानते हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने आड़तियों के फायदे गिनाते हुए लोकसभा में एक बयान में कहा था कि आड़ती किसान का एटीएम है, और वास्तव में एटीएम है भी, लेकिन हर चीज के दोनों होते हैं भी, फायदा भी होता है नुकसान भी होता है। फायदा क्या होता है कि किसान को कभी भी पैसे की आवश्यकता होती है तो आड़ती उसको बिना ये पूछे कि आपको क्या कार्य है, तुरंत पैसा दे देता है। लेकिन उसके बाद कंडीशन ये होती है कि किसान को अपना अनाज उसी आड़ती को बेचना होता है, और वो आड़ती उसको औने पौने दामों में भी लेता है। ये बात भी सही है, अब आप समझ गए होंगे। उसको ब्याज भी लगाता है, तो उन चीजों से उसको नुकसान भी होता है किसान को, लेकिन फायदा भी होता है। दोनों चीजें हैं, लाभ और हानि दोनों चीजें। तो आप इस पे पहले एक बार सुनिए कि पहले किसान इन आड़तियों के थ्रू ही, आड़तियों के द्वारा ही अपना उत्पाद बेच पाता था। अब सरकार कह रही है कि मुक्त बाजार है, सीधा किसान जिसको चाहिए उसको बेचेगा। आड़तियों को इसमें से बीच में से हटा दिया, और इसीलिए इस किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा जो आंदोलन हो रहा है वो आड़ती कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए। मैं हर तरफ की बात बताऊंगा, पक्ष की भी, विपक्ष की भी, लाभ की भी, हानि की भी। आप पूरी बात को सुनिए पहले। मेरा इस वीडियो बनाने के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, यह भी मैं बता देता हूं। मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, मैं यहां किसी की व्याख्या करने नहीं आया हूं इस वीडियो में, यह भी आप ध्यान रखें। मेरा उद्देश्य सिर्फ इस कानून के बारे में आपको जानकारी देना है, तो थोड़ा सा इसमें सुने। आड़तियों को इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए आड़ती सबसे ज्यादा इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, अब जो है किसान आड़ती के थ्रू बेचता था तो आड़ती को 2 से 3% कमीशन देना पड़ता था। अब यदि किसी फैक्ट्री वाले को सीधा किसान उत्पाद बेचेगा तो उसको कमीशन नहीं देना पड़ेगा। 3 लाभ हो गए। एक लाभ समझ में आया कि आप कहीं पर भी अपना उत्पाद बेच सकते हो। दूसरा लाभ यह था कि आपको किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात यह है कि आपको बिचौलियों को जो आप कमीशन देते थे, किसान जो कमीशन देता था, उसको अब वो कमीशन देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये इस
कानून के 3 लाभ थे, 3 मोटे लाभ थे। अब आप देखिए मौजूदा प्रणाली क्या है, वर्तमान में क्या स्थिति है। वर्तमान में किसान अपना उपज कहां बेचता है, तो आपको बता दूं, अब किसान जो है अपना उत्पाद मंडियों में बेचता है। कहां बेचता है? मंडियों में। ये मंडियों की जो व्यवस्था है ये ज्यादा, वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में ही मंडियां जो हैं वो ज्यादा सुचारू हैं, कार्य कर पाती हैं। मैं आपको एक बात और भी बता देता हूं कि इन मंडियों की शुरुआत किसने की थी, ये आप समझें। इन मंडियों की शुरुआत 1937 में, आजादी से 10 साल पहले, मंडियों की शुरुआत आजादी से 10 साल पहले तत्कालीन संयुक्त पंजाब की यूनियनिस्ट सरकार जो थी, उस यूनियनिस्ट सरकार में कृषि मंत्री थे सर छोटू राम। छोटू राम को आप जानते होंगे, सर छोटू राम। और सर छोटू राम जो थे भी वो उस सरकार में कृषि मंत्री थे और उन्होंने ही नियमित कृषि उपज मंडी की स्थापना की थी और वहां से मंडियों का प्रारंभ हुआ था 1937 से प्रारंभ में, और वहां से मंडियों की शुरुआत हुई थी। संयुक्त पंजाब का कृषि मंत्री था, तो संयुक्त पंजाब का मतलब हरियाणा और पंजाब का, उस समय हरियाणा पंजाब थे। तो 1937 से यह व्यवस्था चली आ रही है और किसान आज तक अपना उत्पाद मंडियों में बेचता है। और मंडियों में किस मूल्य पर बिकता है, इसके लिए सरकार एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। और वो न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल बोने से पहले जारी किया जाता है। और फिर किसान को आजकल, पहले तो ऐसा नहीं होता था, आजकल ऑनलाइन करवाना पड़ता है। आपने कितने एकड़ में बाजरा बोया है, कितने एकड़ में सरसों बोई है, और फिर वो मंडी में उस भाव में बिक जाता है। जैसे वर्तमान समय की बात करें तो बाजरा मंडी में 5150 रुपये क्विंटल बिक रहा है। ये बाजरे का एमएसपी है हरियाणा में। और आप यदि बाहर की बात करो तो बाहर बाजरा बिक रहा है 1400 रुपये क्विंटल। इसका मतलब वर्तमान प्रणाली किसान के लिए लाभदायक है, दिख भी रही है, वास्तविकता भी यही है। क्योंकि वर्तमान में किसान को जो सरकार एमएसपी देती है वो एमएसपी फसल बोने से पहले जारी हो जाता है और वो बाजार मूल्य से एमएसपी ज्यादा होता है अधिकांशतः। कुछ स्थितियों में कम भी हो जाता है, जैसे पीछे सरसों जो बेची गई थी उससे वर्तमान सरसों का भाव जो है वो एमएसपी से ज्यादा भी है, लेकिन सामान्यतः एमएसपी बाजार मूल्य से अधिक होता है। इस बात को समझिए आप। तो किसान आज मंडियों में बाजरा बेचता है, मंडियों में अपना अनाज बेचता है। मौजूदा प्रणाली ये है। और इस मंडी में अनाज बेचते समय किसान को 2 से 3% कमीशन देना पड़ता है। और किसको देना पड़ता है? आड़तियों को कमीशन देना पड़ता है। यह वर्तमान की मौजूदा स्थिति है। आप इस मौजूदा स्थिति को समझिए। वर्तमान स्थिति यह है कि किसान अपना उत्पाद कहां बेचता है? मंडियों में, विशेष रूप से पंजाब हरियाणा में। मंडियों में किस भाव में बिकता है? एमएसपी के अकॉर्डिंग। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो सीपीसी जो जारी करती है वो जारी करती है, और वो फसल बोने से पहले जारी करती है। अब बाजरा की बात करें तो बाजरा का एमएसपी 2150 रुपये है। अब देखिए आप, और जबकि बाजार मूल्य 1400 रुपये है। इस बाजरे को किसके थ्रू बेचा जाएगा मंडियों में? आड़तियों के थ्रू। और आड़ती क्या लेगा? कमीशन। अब सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है मौजूदा स्थिति ये है और हम वर्तमान में इसको मंडियों से मुक्त करना चाहते हैं कि आप कहीं पर भी बेचिए, आप अपना उत्पाद जहां जो लेने वाला हो, ज्यादा मूल्य में लेने वाला हो, वहां पे अपना बेच सकते हो। अब देखो, अब मैं आपको इसका निष्कर्ष बताता हूं कि ये इसका मतलब तो किसान को फायदा होने वाला है कि किसान भी कहीं बेच सकता है। एक आंकड़ा और बता दूं, वर्तमान भारत में
केवल 6% किसान ही ऐसे हैं जो एमएसपी पे अपनी फसल बेचते हैं। एमएसपी पे अपनी फसल बेचते हैं। 94% किसान आज भी बाजार मूल्य के अनुसार अपना उत्पाद बेचते हैं। इसका मतलब तो किसी को कोई नुकसान होने की आवश्यकता ही नहीं है, तो 6% को ही नुकसान होना है। लेकिन ये 6% में से अधिकांश किसान हरियाणा और पंजाब में हैं, और इसीलिए इन कृषि कानूनों का सबसे प्रबल विरोध जो हो रहा है वो हरियाणा और पंजाब में ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां लोग मंडियों में एमएसपी पे बेचना चाहते हैं। अब आप उस बात को और समझिए कि विरोध क्यों, किसान इसका विरोध क्यों कर रहा है। तो किसान के दिमाग में एक ही समस्या है, और किसान चाहता है कि मेरी उस समस्या का समाधान हो जाए, बाद में चाहे कानून आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस कानून से। किसान को किसी कानून से कोई दिक्कत नहीं है, बस वो जो श्योरिटी चाहता है वो श्योरिटी मिले। और किसान ये श्योरिटी चाहता है कि सरकार यह निर्धारित करे कि बाजार मूल्य जो होगा वो एमएसपी से ज्यादा होगा। एमएसपी से क्या होगा? ज्यादा होगा। किसान सिर्फ ये चाहता है कि कहीं एमएसपी खत्म ना हो जाए। किसान के समस्या ये है कि कहीं ये एमएसपी खत्म ना हो जाए। भाई अगली साल यही नहीं बताए सरकार की बाजरे का मूल्य क्या होना चाहिए, एमएसपी क्या होना चाहिए, और ये 2150 रुपए खत्म हो जाए, और फिर बाजार में बाजरे का मूल्य बचे 600 रुपए क्विंटल। 600 रुपए क्विंटल, ये किसान को खतरा है, और किसान इसी खतरे से अपने आप को प्रोटेक्शन चाहता है। किसान कहता है ये कानून लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हर साल एमएसपी जारी करो और ये नियम बनाओ कि किसान का उत्पाद एमएसपी से कम पैसे में ना बिके। एमएसपी से ज्यादा कोई बाजार में खरीदता है तो खरीद ले, और नहीं तो क्या करे? नहीं तो एमएसपी पे सरकार खरीदे। और बात भी सही है, और मैं इस बात का समर्थक भी हूं। क्यों हूं मैं? वो बात भी आपको भी बताने वाला हूं। मुझे इस कानून को देख के सरकार की मंशा पे थोड़ा शक भी होता है। क्यों होता है? तो आपको एक बात बताऊंगा। ई नाम सबने सुना है। ई नाम जो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि मंडियां जो हैं वो, ये नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2016 को एक योजना शुरू की थी। ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, कि सारे देश की मंडियां इंटरनेट से जुड़ जाएंगी, और जहां जिस उत्पाद का मूल्य ज्यादा होगा किसान वहीं पे अपना उत्पाद बेच सकेगा, पूरे देश की मंडियों पे। तो फिर आप एक बात बताओ, जब आपने ई नाम शुरू करी थी, जब किसान पूरे देश की मंडियों में अनाज बेच सकता है, तो मुक्त बाजार की आवश्यकता कहां है? पहले बात तो इस बात पे शक होता है। फिर मैं आपको बता दूं कि इस योजना को जब नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, तो उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि अब किसान अपना उत्पाद कहीं पर भी बेच सकता है पूरे देश में। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि बिहार का किसान कर्नाटक में अपना उत्पाद बेच सकता है, कर्नाटक का उत्पाद मतलब किसान अपना माल जो है वो पश्चिम बंगाल के व्यापारियों को बेच सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब तक इस ई नाम से भारत की केवल 962 मंडियां ही जुड़ी। अब आप देखिए सरकार की पॉलिसियों में कितना फर्क है। 2016 से 2020 तक केवल 962 मंडियां ही ई नाम से जुड़ी, और भारत में 6946 मंडियां हैं। आप देखिए इन मंडियों में से केवल 962 मंडी जुड़ी, और 962 में भी मैं आपको बता दूं कि 585 मंडी ही जुड़ी हैं, बाकी की घोषणा तो बाद में हुई है। अब आप देखिए, जो टोटल भारत में किसान हैं उसके केवल 14% किसान ही ई नाम से जुड़ पाए।
मतलब 14% किसानों ने ही ई नाम से ये देखा कि कहां पे उनके उत्पाद का मूल्य अधिक है। तो इस योजना में मुझे कोई ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता। इसमें एक खतरा और हो गया मुक्त बाजार में, और वो क्या हो गया कि कहीं सरकार एमएसपी जारी करना बंद ना कर दे, जबकि इसमें तो एमएसपी भी होती है कि उस एमएसपी से ऊपर ही मंडियां खरीदेंगी, नीचे नहीं खरीद सकती। तो ये ज्यादा अच्छी योजना थी, लेकिन इस योजना का कोई ज्यादा सरकार जो है वो प्रबल तरीके से इसको लागू नहीं कर पाई। आप समझिए 14% किसान ही इनाम से जुड़े, तो फिर मुक्त बाजार से इतने छोटे किसान भारत में कैसे जुड़ पाएंगे? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को वो कहां से प्रोडक्ट बेच पाएंगे और कहां से उनकी प्रतिस्पर्धाओं के बीच में अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे? ये थोड़ी सी समस्या का सवाल है। आप इस बात को थोड़ा सा समझें, इस बात को आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा था। एक ये भी बात है। अब इसके बाद मैं अगली बात पे चलता हूं। कमीशन जो एजेंट होते हैं वो क्या चाहते हैं? वो कमीशन एजेंट आड़ती क्या चाहते हैं? आड़ती चाहते हैं कि यही मंडियों की व्यवस्था रहे और किसान अपना अनाज, अपना उत्पाद उन मंडियों से ही बेचे और उनको कमीशन दे। इसलिए इस कानून में सबसे ज्यादा जो विरोध कर रहे हैं वो आड़ती कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो भी आड़तियों को ही होने वाला है। किसान सिर्फ इस मुक्त बाजार में एक चीज चाहता है कि सरकार एमएसपी प्रति वर्ष जारी करे और इस एमएसपी से नीचे यदि बाजार मूल्य है तो सरकार उनके उत्पाद की खरीद करे। बस यही मुक्त बाजार है। जहां तक मेरी बात है समझ में आई होगी आपको। मुक्त बाजार का मतलब यह होता है कि आपके लिए पूरा भारत बाजार है, आप अपना उत्पाद कहीं पर भी बेच सकते हो। ऐसा नहीं है कि अब वर्तमान स्थिति की बात करें तो राजस्थान का किसान हरियाणा की मंडी में बाजरा नहीं बेच सकता, उसको बॉर्डर पार करने नहीं दिया जाता। तो यही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब भारत का किसान, हरियाणा का किसान, राजस्थान का किसान नहीं, पूरे भारत का किसान बोला जाएगा और वो पूरे भारत में कहीं पर भी अपना उत्पाद बेच सकता है। बात सही है, बशर्ते वो एमएसपी को जारी रखें। तो हम सरकार से ये भी चाहेंगे कि वो एमएसपी को जारी रख के ऐसा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अनुबंध कृषि की। अनुबंध कृषि क्या होती है? तीनों कानूनों पे मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूं। अनुबंध कृषि, कॉन्ट्रैक्ट कृषि क्या होती है? अनुबंध कृषि, कॉन्ट्रैक्ट कृषि क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट कृषि ये होती है जैसे चिप्स बनाने वाली लेज कंपनी है, ओके, बिस्कुट बनाने वाली पार्ले कंपनी है। अब बिस्किट बनाने वाली पार्ले कंपनी है, उसको तो गेहूं चाहिएगा ही बिस्कुट बनाने के लिए। अब वो पार्ले कंपनी गेहूं कहां से खरीदती है? आड़तियों से, या सरकार से खरीदती है, या किसी गोडाउन वाले से खरीदती है। तो उस कंपनी को ज्यादा पैसा देना पड़ता है, ज्यादा पैसा देना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट कृषि में क्या होगा कि कोई भी कंपनी, ये कंपनी है और ये कंपनी सीधा किसान के पास जाएगी और किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। देखो ये बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, बिस्किट बनाने वाली, कोई भी बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, इसको चाहिए 1 लाख टन गेहूं। तो अब 1 लाख टन गेहूं एक किसान तो बोएगा नहीं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट कृषि का मतलब क्या है कि ये कंपनी सीधा किसानों के पास जाएगी और एक गांव से, 2 गांव से, 10 गांव से, 20 गांव से सरकार के थ्रू किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगी कि आप बोइए गेहूं, किसान को कहेगी आप गेहूं बोइए, और उसको जैसा गेहूं चाहिएगा, गेहूं की बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसा गेहूं चाहिएगा वो वैरायटी बताएगी कि हमें इस वैरायटी का गेहूं चाहिए, आप वो गेहूं बोइए। और आप जब गेहूं काटोगे तो आपका गेहूं हम 2250 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे, क्विंटल खरीदेंगे। आप गेहूं बोइए, गेहूं हम खरीदेंगे 2250 रुपए क्विंटल
पहले बताएगी। तो इसका मतलब इस कंपनी ने किसान से कॉन्ट्रैक्ट किया और वो कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें उसने मूल्य का आश्वासन दिया, वैल्यू का आश्वासन दिया कि हम कितने रुपए में आपका गेहूं खरीदेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। अब वर्तमान में भी भारत में ऐसी होती है, गुजरात में होती है। आपको पता होगा गुजरात में आलू का उत्पाद लेज कंपनी जो है आपकी, उसके चिप्स बनाने के लिए विशेष प्रकार के आलू का उत्पादन किसान करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कृषि पे। लेकिन वर्तमान में ये कॉन्ट्रैक्ट लिखित में नहीं होता, अलिखित में होता है, तो कंपनी कई बार मुकर जाती है। अब सरकार ने कहा कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे कृषि करवाइए, लेकिन आप लिखित में एग्रीमेंट करिए, और उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है, सरकार कह रही है। अब कहां तक सच्चाई है ये तो बिल्कुल सारी चीजें क्लियर होंगी धीरे धीरे ही। सरकार कह रही है, क्या कह रही है सरकार? सरकार कह रही है कि यदि ये कॉन्ट्रैक्ट जो किसान के साथ कंपनी ने किया है ये एमएसपी से कम हुआ, एमएसपी से कम हुआ, तो किसान इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है, किसान के ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन यदि कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करना चाहे तो उसके ऊपर क्या लगेगा? जुर्माना। ये सरकार कहती है। लेकिन अब देखो, यदि ऐसा है तो इस कानून में तो कहीं कोई समस्या नहीं है। ये तो किसान के लिए वास्तव में वरदान साबित हो सकता है। हमारे किसान नेता जो आंदोलन कर रहे हैं वो लोगों को ये बता रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट में ये होगा कि मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और किसान के साथ क्या होगा? किसान के साथ कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, किसान ने गेहूं उत्पादन किया और बाद में कंपनी उसका सैंपल लेगी और सैंपल लेके बताएगी कि इस गेहूं में तो विटामिन कम है, प्रोटीन कम है, इसलिए हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि कंपनी ऐसे नहीं कर सकती, वो लिखित में एग्रीमेंट करेगी, और यदि वो एग्रीमेंट कैंसिल करती है तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। और किसान को लगा कि हमने 2250 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं का कॉन्ट्रैक्ट किया था और गेहूं का मूल्य तो 2500 रुपए प्रति क्विंटल हो गया, तो किसान जब चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है। ये आपका अनुबंध कृषि है। अनुबंध कृषि में सीधा कंपनी किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फसल बोने से पहले कीमत तय हो जाएगी और इससे किसान को अच्छे बीज मिलेंगे, ये इसका फायदा होगा। और बाजार मूल्य अगर ज्यादा है तो खरीददार को उसी के अनुरूप भुगतान करना पड़ेगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। यह बात यदि वास्तव में है तो इस कानून में कोई दिक्कत नहीं है। क्या कि यदि बाजार मूल्य कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से ज्यादा है तो कंपनी को ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो इस हालात में तो किसान को कोई नुकसान होने के चांसेस ही नहीं। हाँ, अब हमारे नेताओं ने, मैंने बताया ना, जैसे आलू चिप्स वाली कंपनी है, तो वो कह रही है कि जैसे किसान ने आलू लगाया, आलू लगाने के बाद कंपनी ने कहा आलू गोल होने चाहिए थे, आपका आलू लंबा हो गया, आपका ये हो गया। इसमें एक समस्या क्या हो सकती है कि सरकार को यह निश्चित करना चाहिए कि कंपनी सरल व लोकल भाषा में कॉन्ट्रैक्ट करे, ना कि अंग्रेजी भाषा में जो हमारे किसानों को पढ़नी नहीं आती, और उसके बाद वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो इस कानून में किसान विरोध का कुछ भी नहीं है। यदि कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं आपको एक बात और बताऊं, जैसे हमारे लोग विरोध कर रहे हैं तो फिर तो कंपनी मनमानी करेंगी, तो आज भी तो कर रही है। अरे तो आप खुद समझिए, 22 फसलों का ही तो एमएसपी जारी होता है। इन 22 फसलों के अलावा आप देखो, प्याज का कब एमएसपी जारी होता है, आलू का कब होता है? नहीं होता भी, आलू का नहीं होता, प्याज का नहीं होता। तो बहुत सारे हमारे आज भी ऐसे उत्पाद हैं जो बाजार मूल्य पे ही निर्भर है, उनका एमएसपी जारी नहीं होता। तो इस कानून में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसान सिर्फ ये चाहता है कि उनकी लोकल लैंग्वेज में एग्रीमेंट हो और ज़्यादा कानूनी पेचीदियाँ नहीं हो, और किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसको लोकल स्तर पे ही, लोकल बॉडी तहसील स्तर पे ही जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। किसान को भय इस बात का है कि कहीं बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे भारत के ऑफिसर्स को, हमारे अफसरों को खरीद के, और जब कानूनी दिक्कत आए तो उनको नुकसान ना पहुंचा दें। किसान को सिर्फ ये दिक्कत है। अब हमारा 3 नंबर कानून है असीमित भंडारण।
असीमित भंडारण, ये कानून जो है ये बिल्कुल वर्तमान स्थिति में ऐसे लगता है कि ये देश विरोधी भी है और किसान विरोधी भी है। इसका मतलब क्या है उसको आप समझिए। अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज, आलू आदि को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया है। आदि को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया है। और इसमें क्या कर दिया वो भी समझिए आप। इसमें एक ये नियम बना दिया कि अब कोई भी व्यापारी इनका कितना भी भंडारण कर सकता है, कोई भी व्यापारी इनका कितना भी भंडारण कर सकता है, और इसीलिए इसको असीमित भंडारण नाम दिया। इससे नुकसान क्या होने वाला है आप देखिए। अब कोई भी चीज देखिए, किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास चाय का व्यापारी है वो, और उसने बहुत बड़े कोल्ड स्टोरेज में चाय स्टोर कर ली, और उसके ऐसे ऐसे 10 व्यापारी मित्र और हैं, और वो सब चाय को भंडार कर लेंगे, चाय बेचना बंद कर देंगे, तो चाय का मूल्य जो 200 रुपए किलो है, वो चाय का मूल्य जो है वो 500 रुपए किलो हो जाएगा, और तब वो उस चाय को बेच देंगे। तो इस कानून से जरूर नुकसान होने की संभावना है। इससे फायदा एक ही है कि बड़े बड़े स्टोरेज बनेंगे, कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, तो अनाज की बर्बादी बंद होगी। बाकी ये कानून जो है ये अकेला किसान नहीं, आम जनता, देश के प्रत्येक नागरिक के विरोध में है। आप समझिए, जैसे आपके कोई भी सरसों का तेल की कोई भी एक कंपनी है, और उस कंपनी ने सरसों का तेल बनाती है, आपके एरिया में उसका एक डीलर है, और उस डीलर के पास उसका स्टोरेज है, उसने हजारों लीटर स्टोरेज कर दिया, सप्लाई करना बंद कर दिया, तो बाजार में मांग बढ़ जाएगी, आपूर्ति रहेगी नहीं, तो उसका मूल्य बढ़ेगा, और इससे काला बाजारी बढ़ेगी और मूल्य भी बढ़ेंगे। ये कुछ बातें हैं। इसके बाद मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाहता हूं, वो भी आप सुनिए, जो कि कृषि से संबंधित ही है और बहुत सारे परीक्षाओं में भी आती हैं। पहली बात सुनिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 52% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। आप देखिए, भारत में 52% लोग जो हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं, उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। भारत की जीडीपी में 17 से 18% योगदान जो है वो कृषि का है। भारत की जीडीपी में 17 से 18% योगदान जो है वो जीडीपी का है। वैसे ये बहुत कम है कि 52% लोग कृषि करते हैं, फिर भी जीडीपी में योगदान 17 से 18% है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी में कृषि का योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये और बढ़ जाएगा, ये वाली बात है। उसके बाद 2016 में एक रिपोर्ट आई थी, और उस 2016 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में किसान की औसत कमाई जो है वो 6400 रुपये प्रति माह है। यानी कि भारत में किसान बहुत कम रुपए कमाता है, और पूरे भारत में हरियाणा जो है, हरियाणा के किसान जो हैं भी वो सबसे ज़्यादा प्रति किसान जो है प्रति महीना सबसे ज़्यादा रुपए कमाता है। हरियाणा में इसकी स्थिति बहुत अच्छी है, बाकी स्टेट्स में तो बहुत खराब है। हरियाणा में 14,434 रुपये प्रति माह किसान कमाता है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, हरियाणा वासियों के लिए गर्व की बात भी है, आपको बता दूं। उसके बाद बता दूं, 2019 में पूरे भारत में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। ये आंकड़े मैंने आपके सामने इसलिए रखे ताकि आपको पता चले कि हमारे देश में कृषि की वर्तमान स्थिति क्या है और इन कानूनों के बाद क्या होने वाली है। और हमारे एक पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री ने एक बात कही है कि यदि इन कानूनों में कुछ त्रुटियों को दूर करके इनको लागू किया जाए तो ये जो कानून है ये भारत के किसान के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपको इस वीडियो में कोई कमी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, आगे से हम ध्यान रखेंगे उसके लिए। धन्यवाद।